नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज का जो हमारा बिंदु है, ये बिंदु है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। देखो, बिंदु है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, यानी वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं, क्या इस हिंदी भाषा को, इसका जो रूप वर्तमान समय में है, क्या प्राचीन काल में भी यही रूप प्रचलित था? क्या प्राचीन काल में हिंदी नाम की कोई भाषा थी? अगर नहीं थी तो कब से हिंदी का उद्भव हुआ, किस प्रकार से हिंदी का उद्भव हुआ, ये सब कुछ आज हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। अब ये तो देखो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ईरानी लोग थे, वो सिंधु नदी के रास्ते से भारत में प्रवेश, उन्होंने सिंधु नदी के रास्ते से भारत में प्रवेश किया, तो उनके द्वारा दंते स जो होता है उसका उच्चारण है के रूप में किया जाता था। वो तो हिंदी जो शब्द है इसके संदर्भ में हो गया। लेकिन हमारा बिंदु यहाँ क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, यानी इस हिंदी भाषा का उद्भव व विकास किस प्रकार से हुआ है, इसका पूरा का पूरा जो इतिहास है वो क्या रहा है, कैसा इतिहास रहा, ये सारा हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास को समझने के लिए हम क्रम से चलेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग ये जो हमारा पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में लगभग 3000 क्या बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। और कुछ भाषा वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि 2796 भाषाएं बोली जाती हैं, और ये भी आंकड़ा क्या देते हैं, लगभग देते हैं। यानी 3000 या 2796 पूरे विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं। और इनमें से 200 जो भाषाएं हैं ये भी लगभग है। 200 भाषाएं लगभग ये कहाँ बोली जाती हैं, ये 200 भाषाएं लगभग भारत में बोली जाती हैं, भारत में बोली जाती हैं। यानी 3000 जो लगभग पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, या 2796 जो पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इनमें से लगभग 200 जो भाषाएं हैं वो भारत देश में बोली जाती हैं, और उनमें से एक हिंदी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये जो हिंदी का वर्तमान स्वरूप है, भाई हम पढ़ते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वहाँ हम पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत से। हम पढ़ते हैं संस्कृत जो है वो अन्य सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। इसका मतलब सबसे पहले एक ही भाषा थी, केवल संस्कृत, इसके अलावा अन्य कोई भी भाषा नहीं थी। जब अन्य कोई भी भाषा नहीं थी तो हिंदी जो है वो संस्कृत से निकल कर आई। तो किस प्रकार से निकल कर आई, इसकी जो विकास की यात्रा है, वो विकास की यात्रा क्या रही, कौन कौन से चरणों से होकर गुजरी, और कौन कौन से चरणों से होकर गुजरने के बाद में जो हम वर्तमान स्वरूप पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान स्वरूप हमारी हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ, यही हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखो, पूरा जो विश्व है उसमें मैंने आपको बताया लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, या 2796 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से लगभग 200 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। कुल कितने भाषा परिवार हैं, कुल 13 भाषा परिवार हैं। पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, और इनमें से एक भाषा परिवार है
भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा परिवार है भाई? एक परिवार आता है जिसका नाम है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार। मैंने क्या बताया? मैंने बताया पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। इन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। इसको भारोपीय भाषा परिवार नाम क्यों दिया गया? इसको भारोपीय भाषा परिवार इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें भारत और जो यूरोप है इसकी भाषाएं इससे निकल कर आई हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? भारोपीय भाषा परिवार नाम दिया गया। तो जो हमारी हिंदी है वो हमारी हिंदी भी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हमारी जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार से निकल कर आई है? भारोपीय भाषा परिवार से निकल कर आई है। अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। इन 13 भाषा परिवारों में से एक परिवार है भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार का यानी इसको नाम भारोपीय नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें भारत प्लस यूरोप की भाषाएं हैं और भारत प्लस यूरोप की भाषाएं होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? भारोपीय नाम दिया गया। और इस भारोपीय परिवार से ही हमारी हिंदी जो भाषा है वो निकल कर आई है। आपसे पूछा जाए हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। यानी 13 भाषा परिवार हैं, उन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है भारोपीय। और उस भारोपीय परिवार से ही कौन सी भाषा निकल कर आई है? हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। किस प्रकार से निकल कर आई है वो अध्ययन अब हम करेंगे कि भारोपीय जो परिवार है, इस भारोपीय भाषा परिवार से हमारी हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ। देखो मैंने बताया कुल 13 भाषा परिवार, उन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार से क्या निकल कर आई? हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई। देखो ध्यान रखना, भारोपीय जो भाषा परिवार है, इस भारोपीय भाषा परिवार की कुल 10 शाखाएं हैं। ये ध्यान दें, भारोपीय भाषा परिवार जो है, इस भारोपीय भाषा परिवार की कुल 10 शाखाएं हैं। कुल कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। किसकी हैं ये 10 शाखाएं? भारोपीय भाषा परिवार की है। कुल कितनी शाखाएं भारोपीय भाषा परिवार की? कुल 10 शाखाएं। और इनमें से एक शाखा है जिसका नाम है भारत ईरानी। एक शाखा है जिसका नाम है भारत ईरानी या आर्य। ये जो शाखा है, इसी शाखा से हमारी जो हिंदी है वो क्या हुई है? निकल कर आई है। कैसे निकल कर आई है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दें एक एक बिंदु को मैं आपके सामने परिभाषित करते हुए जा रहा हूँ, कोई भी बिंदु नहीं छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा हमारा जो यानी पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। इन 13 भाषा परिवारों में से एक परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। और इस भारोपीय भाषा परिवार में कुल कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। उनमें से पहली शाखा कौन सी है? भारत ईरानी या आर्य शाखा है। इसी शाखा से हमारी हिंदी का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अन्य शाखाओं की जानकारी हमें नहीं, क्योंकि हम अन्य शाखाएं हमारे से संबंधित नहीं है, वो हमारे हिंदी विषय से संबंधित नहीं है। वैसे तो अगर आप देखना चाहें तो ग्रीक है, तोखरी है, हिटाइट है, इटालिक है, केल्टिक है, आर्मिक है, जर्मनिक है, तो ये सभी यानी भारोपीय जो भाषा परिवार है उसकी शाखाएं हैं। लेकिन हमें तो केवल इस शाखा से मतलब है, भारत ईरानी आर्य शाखा से मतलब है। क्यों? क्योंकि जो भारत ईरानी आर्य शाखा है इसी से क्या निकली है? हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। तो देखो सबसे तो पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कुल कितने भाषा परिवार हैं? कुल 13 भाषा परिवार हैं।
भारोपीय भाषा परिवार की कुल कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। भारोपीय भाषा परिवार की किस शाखा से हिंदी का विकास हुआ है? तो भारत ईरानी या आर्य जो शाखा है उससे क्या हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है। कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है, वो अब हम पढ़ेंगे। देखो आगे, भारोपीय भाषा परिवार और भारोपीय जो भाषा परिवार है, देखो इसको ध्वनि के आधार पर, किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर। भारोपीय भाषा परिवार को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। भारोपीय भाषा परिवार को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है सतम और दूसरा जो भाग है वो है केंतुम। केंतुम कहने का मतलब, यानी भारोपीय भाषा परिवार जो है इसको ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम सतम, एक का नाम केंतुम। और एक ये जो सतम है, इस सतम की जो शाखा है भारत ईरानी शाखा, भारत ईरानी या आर्य जो शाखा है, इस भारत ईरानी आर्य शाखा को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 उपविभागों में विभाजित किया। 3 उपविभागों में विभाजित किया। मैंने क्या कहा? भारोपीय भाषा परिवार जो है, इस भारोपीय भाषा परिवार को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक है सतम, एक है केंतुम। और जो सतम है इसकी एक शाखा है भारत ईरानी या आर्य, और जो भारत ईरानी आर्य है इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 उपविभागों में बांटा। वो 3 उपविभाग कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला आता है ईरानी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो 3 उपविभाग किए थे, उन 3 उपविभागों में से पहला उपविभाग है ईरानी, दूसरा है दरद और तीसरा जो है वो है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। मैंने क्या कहा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत ईरानी जो आर्य शाखा थी इसको 3 उपविभागों में बांटा। एक को नाम दिया ईरानी, एक को नाम दिया दरद, तीसरे को नाम दिया भारत आर्य भाषा। अब इसमें से देखो, ईरानी भी हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारे हिंदी से संबंधित नहीं है। दरद भी हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि ये भी हमारे हिंदी से संबंधित नहीं है। हमें भारतीय आर्य भाषा पढ़नी है क्योंकि इसी से हमारी हिंदी का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा, यानी भारतीय आर्य भाषा। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लें। पूरे विश्व में कुल 13 भाषा परिवार हैं। उन 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। हमारी हिंदी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है। कैसे है? अभी आपको हिंदी का उद्भव विकास पूरा पढ़ाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हिंदी भारोपीय से ही निकली है। कैसे निकली है? देखो, ध्वनि के आधार पर 2 भागों में भारोपीय भाषा परिवार को बांटा गया है। यानी जो भारोपीय भाषा परिवार है इसको ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर। कौन कौन से 2 भागों में? सतम और केंतुम। कौन कौन से 2 भागों में? सतम और केंतुम। इसमें से जो सतम है, सतम की एक शाखा है भारत ईरानी या आर्य। इस भारत ईरानी आर्य शाखा को जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 उपविभागों में विभाजित किया है। कितने उपविभागों में विभाजित किया है? 3 उपविभागों में विभाजित किया है। पहला ईरानी, दूसरा दरद, तीसरा
भारतीय आर्य भाषा, तो इसमें से ईरानी हमें नहीं पढ़नी, द्रद हमें नहीं पढ़नी, हमें भारतीय आर्य भाषा पढ़नी है, क्योंकि भारतीय आर्य भाषा से ही किसका विकास हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है। अब देख लीजिए हिंदी भारोपीय से ही निकली है, भारोपीय है, दो भाग किए, दो में से सतम आया, सतम में भारत ईरानी, भारत ईरानी से ही क्या निकल कर आया, हमारा भारतीय आर्य भाषा परिवार, और इसी से किसका विकास हो रहा है, हिंदी का विकास हो रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार किससे निकल कर आया था, भारोपीय से निकल कर आया था, भारत ईरानी से निकल कर आया था, सतम से निकल कर आया था। किससे निकल कर आया था, सतम से निकल कर आया था। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, देखो भारतीय आर्य भाषा जो है, इस भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर बांटा जाता है, कालक्रम के आधार पर बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला जो आता है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। दूसरा जो इसका भाग आता है वो दूसरा भाग है इसका, पहला हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा है इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। इसके बाद में देखो ये हुआ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, ये और ये हो गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। तीसरा जो आता है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। इस प्रकार से भारतीय आर्य भाषा जो है इसको कालक्रम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। अब यहाँ देखो हमने भारतीय आर्य भाषा को किस आधार पर 3 भागों में बांटा है, हमने इसको कालक्रम के आधार पर बांटा है। इसका मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का भी कालक्रम होगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का भी एक कालक्रम होगा, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसका भी एक क्या होगा, कालक्रम होगा। तो अब हम इनका कालक्रम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार जो था इसका कालक्रम क्या था, मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा परिवार था इसका कालक्रम क्या था, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसका कालक्रम क्या है। देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार जो है इसका कालक्रम जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो समय है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का। मध्यकालीन का कितना होगा, मध्यकालीन का होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो काल था वो किसका था, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का था। अब यहाँ देखो इसको रटना मत, ये कहाँ से शुरू हुआ, 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 500 ईसा पूर्व तक आ गया। इसका मतलब ये 1500 से शुरू हो रहा है, 500 ईसा पूर्व पर ये समाप्त हो गया। तो सीधी सी बात है कि जो मध्यकालीन वाला है वो 500 ईसा पूर्व से तो प्रारंभ होगा, क्योंकि ये जहां समाप्त होगा वहीं से ये क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा।
ये 500 ईसा पूर्व पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो ये 500 ईसा पूर्व से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। अब लेकिन इसकी जो अंतिम सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व नहीं है, ये इसकी अंतिम सीमा ईस्वी में है, क्योंकि जैसे ही 500 ईसा पूर्व से पे हम आगे बढ़ेंगे तो 1 ईस्वी आएगा, और ईस्वी के बाद में 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, तो ये ध्यान रखना ये 1000 ईस्वी तक है। अब यहां देखो ये 1000 ईस्वी पे समाप्त हो रहा है, तो सीधी सी बात है आधुनिक आर्य भाषा परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार है वो 1000 ईस्वी से प्रारंभ हो जाएगा, और अब तक का जो समय है, वर्तमान समय तक का जो समय है, वो पूरा का पूरा समय किसका होगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का होगा। अब देखो यहाँ कालक्रम हमने देख लिया, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का हो गया, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का हो गया 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो गया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का हो गया 1000 ईस्वी से अब तक का। अंतिम सीमा है वो अगले की प्रारंभिक सीमा होगी। अब एक बात और कालक्रम में आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या ध्यान में रखनी है, कुछ जो साहित्यकार हैं, कुछ जो भाषा वैज्ञानिक हैं, यानी जो भाषा विद्वान हैं, वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का जो कालक्रम है वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं, ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं कुछ विद्वान, लेकिन जो प्रामाणिक मत है, प्रचलित मत है, वो यही है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का ही प्रामाणिक मत है। ये तो हो गया इनका कालक्रम। देखो भारतीय आर्य भाषा था, कालक्रम के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा। आपको अब ये पूछा जाए भारतीय आर्य भाषा कहाँ से आया, भाई ये कहाँ से आया, भारोपीय परिवार से आया। भारोपीय परिवार की एक शाखा सतम की एक शाखा भारत ईरानी, और भारत ईरानी जो है उसकी 3 शाखाएं थी, उनमें से एक शाखा भारतीय आर्य भाषा थी, उसमें से भारतीय आर्य भाषा परिवार निकल कर आया है। भारतीय आर्य भाषा परिवार को कालक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। कालक्रम भी हमने देख लिया। अब इसके बाद में सबसे पहले हम एक बार ये देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी। फिर देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो देखो सबसे पहले प्राचीन, यानी प्राचीन का आगे और विभाजन किया गया, और वो विभाजन क्या था वो देखें। देखो भारतीय, हम पढ़ रहे हैं भारतीय आर्य भाषा। अब इसको 3 भागों में बांटा कालक्रम के आधार पर। प्राचीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। दूसरा जो था इसको नाम दिया था मध्यकालीन या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार। तीसरा जो था उसको नाम दिया था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, यही नाम दिया था हमने, अभी कालक्रम देख ही लिया था। अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार था, इसमें 2 हैं, एक तो है वैदिक संस्कृत, और एक है इसमें लौकिक संस्कृत। एक क्या है, लौकिक संस्कृत। यानी प्राचीन जो है,
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार जो है इसमें दो है, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इसमें तीन है। एक तो है पाली, जिसको कि प्रथम प्राकृत कहा जाता है। पाली को ही क्या कहा जाता है? प्रथम प्राकृत कहा जाता है। दूसरी इसमें है प्राकृत, जिसको कि द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, जिसको कि द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तीसरी है अपभ्रंश, और इस अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? तृतीय प्राकृत कहा जाता है। या प्राकृत की अंतिम अवस्था भी कौन सी है? अपभ्रंश है। देखो अब यहां अपभ्रंश से क्या निकल कर आएगा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार निकल कर आएगा इस अपभ्रंश से ही। अब यहां देखो, पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा गया। तो ये तृतीय प्राकृत जो है ये यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था है। तो ये जो प्राकृत की अंतिम अवस्था है इसी से क्या निकल कर आई है? हमारी हिंदी निकल कर आई है। अब हमने देखो कालक्रम जब हमने किया था तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व किया था। अब इसमें दो रख रहे हैं तो दोनों का भी तो कोई कालक्रम होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत भी साथ में चल रही थी, लौकिक संस्कृत भी साथ में चल रही थी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इनका कालक्रम है वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है, देखो ये प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व से हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वैदिक संस्कृत प्रारंभ पहले भाई यही आ रही है, तो 1500 ईसा पूर्व से यही प्रारंभ होगा। अरे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, ये कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो रहा है। इसकी पहली भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। इसका मतलब 1500 ईसा पूर्व से वैदिक संस्कृत का होगा। अब ये कहाँ तक रहेगा? देखो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। एक तो ये ध्यान रखना। एक कुछ साहित्यकार क्या मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, जैसे भोलानाथ तिवारी की बात करें हम तो वो क्या मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व मानते हैं वैदिक संस्कृत में। जबकि अधिकतर जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ही मानते हैं। लेकिन भोलानाथ तिवारी जो हैं वो क्या मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है, और कुछ तो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व भी मान लेते हैं। अब लौकिक संस्कृत का क्या होगा? देखो ये 1000 ईसा पूर्व पे समाप्त हो रही है ना। अब अगर ये 1000 ईसा पूर्व पर समाप्त हो रही है तो लौकिक संस्कृत वहां से प्रारंभ होगी। सीधी सी बात है भाई, लौकिक संस्कृत वहां से प्रारंभ होगी। अब यहां देखो कहाँ तक है? ये 500 तक है। तो सीधी सी बात है लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से कहाँ तक हो जाएगी? 500 ईसा पूर्व तक हो जाएगी। अगर अंतिम सीमा 800 ईसा पूर्व मान रहे हैं, अगर अंतिम सीमा 800 ईसा पूर्व मान रहे हैं तो यहाँ 800 से प्रारंभ होगा ये, और ये कहाँ तक जाएगा? 500 ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इसकी तो 500 ईसा पूर्व है ना अंतिम सीमा। भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है, इसकी तो अंतिम सीमा 500 ईसा पूर्व है। अब वैदिक संस्कृत की 1000 ईसा पूर्व है, तो 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाएगी क्या? लौकिक संस्कृत। 1000 ईसा पूर्व इसकी अंतिम सीमा है। तो ध्यान दें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत, या 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत। अब 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो किसका हो गया? लौकिक संस्कृत का हो गया। अब बात करें पाली का। मध्यकाल में हमने जो कालक्रम रखा था वो कालक्रम रखा था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का, यही तो रखा था। तो इसके पहली इसमें कौन सी है? पाली है। तो सीधी सी बात है 500 ईसा पूर्व से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार प्रारंभ हो रहा है, तो पाली पहली भाषा है, तो ये पहली यहीं से प्रारंभ होगी 500 ईसा पूर्व से। अब कुछ नहीं करना आपको, 500 कम करते चलना है।
500 क्या करना है, कम करना है इसमें। तो इसमें से 500 कम करेंगे से क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 500 करेंगे तो कम, वैसे तो 0 बचेगा लेकिन 1 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना 500 कम किए हैं तो ये 1 ईस्वी होगा। भाई ईसा पूर्व चल रहा था, 500 वर्ष कम हो गए इसमें, तो अब यहाँ क्या आएगा, ईस्वी आएगा। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी का जो समय था वो पाली का था या प्रथम प्राकृत का था, जिसमें कि भगवान बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो उपदेश किस में दिए हैं, पाली में दिए हैं, प्रथम प्राकृत में दिए हैं। त्रिपिटक जो हैं उनकी रचना भी किस में हुई है, पाली में हुई है, प्रथम प्राकृत में हुई है। अब यहाँ देखो प्राकृत या द्वितीय प्राकृत का समय देखें, ये भाई जो प्रथम प्राकृत है ये समाप्त कहाँ हो रही है, 1000 ईस्वी पे। तो सीधी सी बात है द्वितीय जो प्राकृत है वो 1000 ईस्वी से तो प्रारंभ होगी, 1000 ईस्वी से। अब 500 का अंतर करना है तो 500 ईस्वी तक चली जाएगी ये, 500 ईस्वी तक, यानी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो था वो प्राकृत का समय था, द्वितीय प्राकृत का समय था, जिसमें कि महावीर स्वामी जो हैं, जैन धर्म जो है इससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित जो उपदेश हैं, उससे जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं, प्राकृत या द्वितीय प्राकृत में लिखे गए हैं। इसके बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश में देखो ये 500 ईस्वी पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है द्वितीय प्राकृत। तो सीधी सी बात है ये 500 ईस्वी से क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो ये 500 ईस्वी से चलेगी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का समय हमने क्या माना था, 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक का माना था। इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, 1000 ईस्वी तक चला जाएगा। वैसे भी देखें मध्यकालीन की अंतिम सीमा क्या है, 1000 ईस्वी। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो काल होगा वो काल किसका होगा, अपभ्रंश का होगा या तृतीय जो प्राकृत है इसका रहेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके बाद में जो अपभ्रंश है, इसी अपभ्रंश से क्या निकल कर आई, हमारा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार निकल कर आया किससे, अपभ्रंश, यानी जो तृतीय प्राकृत है इसी से निकल कर आया। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अपभ्रंश से किस प्रकार से हमारी हिंदी जो है जो और हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं उनका विकास हुआ है, कितने कुल अपभ्रंश कितने हैं, और उन अपभ्रंशों की आधुनिक जो उपभाषाएं हैं वो आधुनिक उपभाषाएं कौन सी हैं, उन आधुनिक उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया जाता है, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके मैं आशा करता हूँ पूरा समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगली क्लास में मित्रों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।